नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं ये केस राजवीर। तो दोस्तों आज आपके लिए एक पोयम लेकर के आया हूं और ये पोयम है वॉल्ट विटमैन की। काफ़ी अच्छी पोयम है और काफ़ी बढ़िया पोयम है। ये पोयम बेसिकली जो केवीएस का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, केवीएस पीजीटी एग्ज़ाम, उसमें प्रेस्क्राइब्ड है द वॉइस ऑफ द रेन बाई वॉल्ट विटमैन। तो केवीएस की एग्जाम में प्रेस्क्राइब्ड है। साथ में दोस्तों ये हॉर्नबिल जो बेसिकली चलती है एनसीईआरटी, तो उसका पार्ट भी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब हम लोग शुरू ही कर रहे हैं क्लास, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वॉल्ट विटमैन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि वॉल्ट विटमैन एक्चुअली में कौन थे। दोस्तों वॉल्ट विटमैन की अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो वॉल्ट विटमैन जो है एक अमेरिकन पोएट है ना। तो सबसे पहले हम लोग याद करते हैं इनके लिए कि ये एक अमेरिकन पोएट है ना। यस, एक अमेरिकन पोएट। पोइट्री के साथ साथ इन्होंने एसेज भी लिखे हुए हैं, है ना। कुछ एसेज भी लिखे हैं, तो आप कह सकते हैं कि एसेइस्ट भी थे और एसेइस्ट के साथ जर्नलिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी रहे हैं। इनका जो गाइज बर्थ हुआ था, तो बर्थ वाला जो ईयर है वो है 1819 के टाइम पीरियड में इनका बर्थ हुआ था। 1819 ये जॉन कीट्स की लाइफ का मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर है। आप जानते होंगे कि कीट्स की लाइफ का मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर रहा है। और 1892 में इनकी जो है डेथ हुई थी। 1892 में इनकी डेथ हुई वॉल्ट विटमैन की। अमेरिकन ट्रांसडेंटलिस्ट पोएट्स में से एक पोएट, वन ऑफ द वेल नोन पोएट ये कंसीडर किए जाते हैं जो अमेरिकन ट्रांसडेंटलिस्ट पोएट्स रहे हैं। तो उनमें से एक काफी वेल नोन फिगर अमेरिकन ट्रांसडेंटलिज्म में और रियलिज्म में इनका काफी बड़ा नाम है। इनके लिए अगर कहें दोस्तों तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स। फादर ऑफ फ्री वर्स, है ना। फ्री वर्स क्या होती है? बेसिकली इनकी जो पोएम्स होती हैं वो फ्री वर्स में लिखी होती हैं। फ्री वर्स का मतलब होता है जहां पर राइमिंग ना हो, कोई राइमिंग नहीं होगी वहां पर, और ना ही कोई मीटर होगा, है ना। ना ही राइमिंग और ना ही मीटर, ना ही ये राइमिंग होगी और ना ही ये मीटर होगा उस पोएम में। इसे फ्री वर्स बोलते हैं। फ्री वर्स का एक और नाम है वर्स लिबर। वर्स लिबर के नाम से भी ये जानी जाती है। ये वर्स LIBRE, LIB लिबर। सो बेसिकली ये वर्स लिबर के नाम से भी जानी जाती है, फ्री वर्स। अगर बात करें कि वॉल्ट विटमैन के इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो हम देख सकते हैं वॉल्ट विटमैन ने लिखे हैं, तो वॉल्ट विटमैन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स में से जैसे एक बहुत ही फेमस इनका कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पोइटिक इनका कलेक्शन है। अगर लीव्स ऑफ ग्रास की बात करें तो ये नाम इन्होंने क्यों रखा था, इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी जान लीजिए। बहुत ज्यादा बड़ी नहीं जानना, बट एक छोटी सी कहानी है कि इन्होंने इसका नाम लीव्स ऑफ ग्रास क्यों रखा था। तो लीव्स का यहां पर जो मतलब है, लीव्स से मतलब है पेजेस, है ना, और ग्रास से मतलब है यहां पर लेस इंपॉर्टेंस। इन्होंने कहा था लेस इंपॉर्टेंस, लेस इंपॉर्टेंट बोल दीजिए, है ना। यस, तो इसलिए इन्होंने मतलब इसका नाम ये लीव्स ऑफ ग्रास भी रखा था। साथ में इनके दूसरे वर्क की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही फेमस एक इनकी एलिजी है जो इन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन की डेथ पर इन्होंने लिखा था। तो उसका क्या नाम है? ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन एक लिखा था इन्होंने। और एक और जो है वॉल्ट विटमैन ने ही लिखा था, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी अब्राहम लिंकन की लाइफ पर बेस्ड है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिखे देता हूं, लिंकन की लाइफ पर ये बेस्ड है। और साथ में अगर इधर देखें आप तो एक और इनकी पोएम है व्हेन लाइलैक्स लास्ट, व्हेन
लाइलैक्स लॉस्ट इन डोरयार्ड ब्लूम्ड, डोरयार्ड ब्लूम्ड, है ना। तो ये भी एक एलिजी ही है, व्हेन लाइलैक्स लॉस्ट इन डोरयार्ड ब्लूम। तो ये एक दूसरी इनकी एलेजाइक पोएम है जो इन्होंने अब्राहम लिंकन के लिए लिखी थी। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है पोएट के बारे में कि वॉल्ट विटमैन कौन थे और वॉल्ट विटमैन ने क्या मेजर कंट्रीब्यूशन किया है लिटरेचर में। ठीक है, ये थोड़ी सी वो जानकारी है जो आपके एग्जाम में कभी पूछी जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं पोएम के बारे में, जिस पोएम को बेसिकली आपको पढ़ना है। तो ये पोएम क्या है, ये पोएम कहां पर आई थी और ये पोएम जो है पब्लिश कब हुई थी, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की आपको जरूरत है। ये अगर आपने नोट कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट का। मैं इरेज किए दे रहा हूं, अगर आप ना नोट कर पाए हो तो वीडियो बैक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ। अब मैं बातचीत करने वाला हूं इस पोएम के बारे में, जिस पोएम का नाम है क्या, द वॉइस ऑफ द रेन। क्या नाम है इस पोएम का, द वॉइस ऑफ द रेन पोएम का नाम है, द वॉइस ऑफ द रेन, ये इस पोएम का नाम है। इस पोएम के बारे में थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बाकी डिटेल में मैं लाइन बाय लाइन तो आपको पढ़ाने ही वाला हूं, तो थोड़ा ब्रीफली जान लीजिए इस पोएम के बारे में। जो ये पोएम है, तो ये पोएम जो है एक बेसिकली पीरियोडिकल में पब्लिश हुई थी जिसका नाम था आउटिंग। आउटिंग नाम का एक पीरियोडिकल था, पीरियोडिकल, इसी में दोस्तों ये जो है पब्लिश्ड हुई थी पोएम, आउटिंग नाम के एक पीरियोडिकल में। और ये जो पीरियोडिकल था तो कब नजर आता है हमें, ये 1885 के टाइम पीरियड में ये जो है पीरियोडिकल हमें नजर आता है, 1885 के टाइम पीरियड में द वॉइस ऑफ द रेन पोएम इस पीरियोडिकल में फर्स्ट टाइम जो है पब्लिश्ड हुई। इसके बाद इसका जो दूसरा पब्लिकेशन है लेटर ऑन, तो ये लीव्स ऑफ ग्रास में जो है इंक्लूड कर ली गई थी। तो अभी अभी मैंने बताया कि लीव्स ऑफ ग्रास जो है ना, तो यहां पर लिख दीजिए लेटर इंक्लूडेड इन हिज वेल नोन कलेक्शन, वेल नोन कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास, है ना, यस, लीव्स ऑफ ग्रास, इस नाम के पोइटिक कलेक्शन में जो है लेटर ऑन इस पोएम को इंक्लूड किया गया था, ये इस पोएम को। ठीक है, ये जो पोएम है आपकी, तो ये पोएम लिखी हुई है फ्री वर्स में, क्योंकि आप ये तो जानते ही है ना कि इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स बोला जाता है। तो ये भी पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी हुई है, नो राइमिंग एंड नो मतलब मीटर, नो राइम नो मीटर, ना ही कोई राइमिंग मिलेगी आपको और ना ही मीटर मिलेगा। इस पोएम में डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को यूज भी किया गया है। जैसे अगर शॉर्ट में कहूं तो इसमें कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस यूज किए गए हैं इस पोएम में, तो डिवाइसेस की अगर बात करें तो जैसे इंजैममेंट, इंजैममेंट का मतलब होता है वही रन ऑन लाइन, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन से बिना पॉज के जब रन कर जाए, है ना, तो इंजैममेंट होता है। पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहां पर रैन को पर्सोनिफाई किया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन, है ना, द वॉइस ऑफ द रैन, तो वॉइस मतलब समझ रहे हैं ना, देखिए वॉइस ऑफ द रैन, तो वॉइस किसकी होती है, ह्यूमन बीइंग की, लेकिन यहां पर वॉइस को पर्सोनिफाइड किया गया है ना, यस। तो ये बेसिकली दो मेजर जो है जो आपको फिगर ऑफ स्पीच मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज अभी हम पोएम पढ़ते हुए भी देखेंगे कि जो है इंक्लूड की गई। तो देखिए जो वॉल्ट विटमैन की बेसिक एक स्टाइल है, तो उस स्टाइल को देखिए फॉलो कर रही है ये पोएम, मतलब फ्री वर्स तो है ही, और खास करके इस पोएम को अगर देखा जाए तो ये बेसिकली एक नेचर के साथ एसोसिएट पोएम है, जिसमें आप देखते हैं द वॉइस ऑफ द रैन, तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है और यहां पर नेचुरल फेनोमेना को बेसिकली डिपिक्ट किया गया है इस पर्टिकुलर पोएम में। ठीक है ना, तो ये तो देखिए शॉर्ट इंफॉर्मेशन है
और बाकी तो हम लोग आगे जो है पोयम को पढ़ लेते हैं और पोयम को पढ़ते हुए समझने की कोशिश करते हैं। पोयम में कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कितनी लाइन्स है, तो 12 लाइन की पोयम से ओनली एंड ओनली 12 लाइन वाली पोयम है। तो 12 लाइन्स है और 12 लाइन्स के थ्रू ही सॉन्ग ऑफ द रेन भी आपको मिल जाएगा, जो बेसिकली एक सॉन्ग है। वैसे टाइटल है वाइस, लेकिन बेसिकली रेन का आगे जो है सॉन्ग मिल जाएगा। रेन तो आप जानते हैं एक नेचुरल फेनोमेना है, तो नेचर के इस फेनोमेना को बहुत ही अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है आपके वॉल्ट विटमैन ने, है ना। तो चलिए फिर इस शुरू करते हैं इस पार्ट को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या खास बातें हैं इस पोयम में। तो आइए शुरू कर लेते हैं इस पोयम को और लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो देखिए मैं पोयम आपके लिए ओपन कर दूं फटाफट। आ जाओ भाई, पोयम ओपन हो जाओ। ये है दोस्तों पोयम द वॉइस ऑफ द रेन, मैंने जिसे ओपन किया हुआ है आपके लिए, है ना। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। द वॉइस ऑफ द रेन मतलब कि बारिश की आवाज, है ना। तो बारिश की आवाज यानी कि बेसिकली रेन के फेनोमेना को, और रेन का क्या है, कैसे है, तो उन सारी चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। तो शुरू ही होती है पोयम, एंड हु आर्ट दाउ said I to the soft falling shower। जो विटमैन है तो सबसे पहले कहते हैं एंड हु आर्ट दाउ, कहते हैं कि ये बताओ कि तुम किसकी कला हो, तुम किसकी कला हो। क्योंकि यहां पर रेन को बेसिकली एक आर्ट मान लिया गया है कि रेन और उससे आती हुई वॉइस, तो उसको एक आर्ट मान लिया गया है। तो विटमैन कहते हैं एंड हु आर्ट दाउ, किसकी कला हो तुम, है ना, या कौन हो तुम, कैसी हो तुम, किसकी, बेसिकली हु आर्ट दाउ, तो ये पूछना चाहते हैं कि किसकी कला हो तुम, किसकी कला हो तुम। आई सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने किससे कहा, आई सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मतलब जो सॉफ्ट, बहुत ही मतलब नर्म, सॉफ्ट, फॉलिंग शावर गिरती हुई उन बारिश की बूंदों से, शावर जो बारिश की झड़ी लगी हुई थी, बूंदें थी, तो उनसे मैंने बेसिकली पूछ लिया। यहां पर सेड का मतलब अगर आप आस्क्ड कर लें तो ज्यादा बेहतर लगेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना कि किसकी कला हो तुम। मैंने ये बात शावर से पूछा, जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर थी, यानी बारिश की उन गिरती हुई बूंदों से मैंने पूछा। Which is strange to tell, which is strange to tell, gave me an answer as here translated। Which is strange to tell, देखिए एक बात कहूं, कहते हैं आगे, which जो, मतलब मैंने जब ये पूछा कि किसकी कला हो तुम और कौन हो तुम, क्या हो तुम, तो जब मैंने ये प्रश्न पूछा उस बारिश की गिरती हुई बूंदों से, Which is strange to tell, ये देखिए जो बताने में तो थोड़ा विचित्र है, अजीब है थोड़ी, gave me an answer, उसने मुझे एक जवाब दिया। देखिए अगर यहां पर बारिश जवाब दे रही है तो पर्सोनिफिकेशन यूज कर हो गया ना। यस, strange to tell gave me an answer, किसने, उस बारिश ने, बारिश की बूंदों ने मुझे मतलब एक जवाब दिया, तो पर्सोनिफिकेशन यूज हो गया। बिल्कुल, कहते हैं बताने में तो विचित्र है, Gave me an answer कि जो उसने मुझे जवाब दिया, as here translated, लेकिन मैंने यहां पर उस जवाब को ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, अनुवाद करने की कोशिश की है। जो कहा है रेन ने, तो उस रेन ने यानी बारिश की बूंदों ने, उस शावर ने जो मुझसे कहा, तो मैंने यहां पर ट्रांसलेट करके आपको बताने की कोशिश की है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, जवाब क्या था, जवाब सुनिए, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं क्या हूं, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं क्या हूं, मैं पृथ्वी की कविता हूं, मैं इस धरा की एक कविता हूं, या धरा का इस गान हूं, है ना, मतलब इस पृथ्वी का एक क्या हूं, गीत हूं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, said the voice of the rain, उस बारिश की आवाज ने कहा
कि मैं इस धरती की एक कविता हूं, एक कविता हूं धरती की। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। फिर क्या कहा उसने, आगे ऐड किया कि इटर्नल आई राइज, यानी अनंत मैं भूमि से उठती हूं। इटर्नल आई राइज, इटर्नल शाश्वत, और अनंत भूमि से मैं उठती हूं। आउट ऑफ द लैंड, यस, इम्पैपेबल आउट ऑफ द लैंड, कहती है कि मैं भूमि की इस अथाह, जो ये जमीन है, उससे मैं उठती हूं। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, और वो सी, वो समंदर जो बहुत गहरे हैं, है ना। अनंत यानी कि धरती हम लोग बहुत दूर तक देखते हैं, तो कहती धरती से मैं उठती हूं और समंदर से भी, समंदर जो अथाह गहरा होता है वहां से मैं उठती हूं। बारिश कह रही है, बारिश की का ये आंसर है। अपवर्ड टू हेवन, ऊपर की ओर उठ जाती हूं, ऊपर की ओर, है ना, जमीन से, यानी कि वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के बाद जो पानी है तो वो ऊपर चला जाता है ना, यस। और इसी तरह समंदर से, तो समंदर से भी काफी तेज वाष्पीकरण होता है और वहां से ही बेसिकली बादलों का निर्माण होता है ना। अपवर्ड टू द हेवन, ऊपर की तरफ उठ जाती हूं। Whence vaguely formed all together changed and yet the same। और फिर क्या होता है, ऊपर की ओर मैं बढ़ती जाती हूं। ये आपकी यहां पर रेन कह रही है कि ऊपर की ओर मैं बढ़ती जाती हूं, है ना, बिल्कुल। फिर इसके बाद कहती है ये, रेन की आवाज को सुनिएगा। Whence vaguely formed upward to heaven, कहती ऊपर की ओर तो मैं उठ जाती हूं। Whence vaguely formed, तो उस समय क्या रहता है, जो मेरा स्वरूप होता है वो अस्पष्ट होता है। वाष्पीकरण का जो स्वरूप है वो बहुत अस्पष्ट होता है। All together changed, यद्यपि वो सब कुछ बदल चुका होता है, पूरी तरह से बदल चुका होता है। जब मैं नीचे से, जमीन से ऊपर की तरफ उठती हूं तो पूरा का पूरा फॉर्म चेंज्ड हो जाता, चेंज हुआ रहता है। एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी रहता वही है। भाप बन गई और भाप बन करके उड़ गया पानी, वो जो है, तो फॉर्म तो चेंज हो गया लेकिन है चीज वही। आई डिसेंड टू लेब द ड्रॉट एट मीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। आगे बताती है कि देखो मैं ऊपर तो उठ जाती हूं लेकिन मेरा स्वरूप नहीं चेंज होता। स्वरूप मेरा कैसा रहता है, बदल तो जाता है लेकिन फिर भी मैं हूं वही। आई डिसेंड टू लेब द ड्रॉट्स, यानी मैं करती क्या हूं, फिर मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन सुनिएगा। आई डिसेंड टू लेब द ड्रॉट्स एट मीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, यानी कि आई डिसेंड टू लैब, मैं एक परत बना देती हूं, है ना, यस। पृथ्वी में जो सूखा पड़ता है तो उस सूखे को पहले नष्ट करती हूं। तमाम सारे जो परमाणु हैं, धूल कण वगैरह जो उड़ते रहते हैं, डस्ट लेयर्स हैं, उस ग्लोब की, उसको शांत करना। क्योंकि देखिए जब बारिश नहीं होती तो आप देखते तमाम सारी धूल भरी हवाएं, धूल तमाम सारी उठने लगती है ना, तो जब बारिश हो जाती है तो शांत हो जाता है। इवन जब लोग पहले के टाइम पीरियड में, आज तो बड़ा कम है, लेकिन पहले के टाइम पीरियड में अगर किसी के घर में कोई फंक्शन होता था तो गांव में लोग दरवाजे पर झाड़ू लगा करके थोड़ा पानी का छिड़काव करते थे, सो दैट कि ये जो डस्ट है, डस्ट ना उड़े, है ना। सो आई डिसेंड टू लेब द ड्रॉट्स, मैं सूखे को खत्म करती हूं। एटमीज, तमाम सारे जो परमाणु होते हैं हवा में जो मिले रहते हैं। डस्ट लेयर, डस्ट की तमाम सारे छोटे छोटे कण जो ग्लोब में ऑल अराउंड, इस पूरी संसार में, पृथ्वी में रहते हैं, तो उन्हें मैं क्या करती हूं, मैं उन्हें खत्म कर देती हूं या उनको शांत करने का काम करती हूं। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। और दूसरा फंक्शन सुनो, बारिश की बूंदें वो क्या कहती हैं एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, और जो सब कुछ उनमें है लेकिन मेरे बिना,
यानी कि बातचीत करने वाली हैं बीजों की। बारिश के बिना बीजों का कोई महत्व नहीं है, नमी के बिना या पानी की कमी के बिना बीजों का कोई महत्व नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सीड्स होते हैं, लेटेंट होते हैं, अविकसित होते हैं, अनबोर्न होते हैं, उनका जन्म ही नहीं होता। तो कहती है बारिश की एंड ऑल दैट इन देम, वो सब कुछ, जो भी सब कुछ वो रहता है मेरे बिना, विदाउट मी, मेरे बिना, वर सीड्स, सिर्फ वो बीज थे। ओनली लैटेंट, मतलब ये समझिए कि अविकसित, अनबोर्न, जिनका भी जन्म भी नहीं हुआ था, एंड फॉरएवर, और वैसे ही रहते। बाय डे एंड नाइट, चाहे रात दिन कितना भी समय गुजर जाए वो रहेंगे वैसे। लेकिन मेरे आते ही आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, अपने ओरिजिन से आई गिव बैक लाइफ, मैं जीवन देती हूं, टू माई ओन ओरिजिन, मेरी खुद की उत्पत्ति से, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल इट, और मैं क्या करती हूं, मैं इस सब को बहुत ही शुद्ध और ब्यूटीफाई करती हूं पृथ्वी की उस सतह को इन बीजों के अंकुरण से। बीजों का जो अंकुरण होता है या बीज जब बढ़ते हैं, प्रस्फुरण होता है जिसे बोलते हैं हम लोग, छोटे छोटे सैप, है ना, तो उससे धरा जो है बिल्कुल सुशोभित हो जाती है, ये पूरी शोभायमान हो जाती है पूरी धरा। ऐसे ही होता है ना, जब बारिश की बूंदें बरसात में गिरती हैं तो बारिश की बूंदों के साथ तमाम सारा, हर जगह देखिए हरियाली, छोटे छोटे बीज तमाम सारे, है ना, कितने सारे बीज उग जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ पर कोई बीज भी पड़ा हुआ है ना। और आप पानी डालिए तो आपके पानी से भी नहीं कुछ होने वाला है, जब बारिश की बूंदें गिरेंगी तो ऑटोमेटिकली बहुत कुछ हो जाता है वहां पर। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और मैं इसे क्या करती हूं, मैं इसे सुशोभित कर देती हूं, शुद्ध और सुशोभित और सुंदर बना देती हूं। क्यों? क्योंकि मेरा फंक्शन ही बहुत डिफरेंट है। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wondering. अब ये कहती है बारिश, आगे कहती है ना, यस, For song issuing from its birthplace, यानी कि ये जो गीत है, क्योंकि बारिश में भी एक गीत होता है, बारिश की बूंदें जब टिप टिप करके गिरती हैं, या आप कहीं बैठे हो अंदर और बारिश हो रही हो तो उसकी एक अलग धुन है, उसकी एक अलग आवाज होती है ना। जैसे आप नल का पानी, अगर टोटी है तो नल का पानी जब खुला रहता है और नीचे अगर कोई बाल्टी रखी हो या कोई ऐसा पात्र हो जिसमें पानी हो, तो जब वो बूंदें गिरती है ना तो उसकी धुन सुनिए, टिप टिप, क्या गजब की आवाज होती है, करेक्ट है ना। तो यहां पर कहना चाहती है बारिश, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, और ये जो सॉन्ग है, सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, एक नए गीत का निर्माण, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कहां से, जहां से इसका जन्म हुआ, आफ्टर फुलफिलमेंट, और ये सब कुछ पूरा करने के बाद, वंडरिंग, फिर उसी तरह से वंडर करते हुए, इधर उधर भटकते हुए, यानी क्यों, क्योंकि एक समय आ जाता है जब बारिश खत्म होने लगती है, मानसून परिवर्तन आ जाता है, रिकॉन्ड और अनरिकॉन्ड, डली विद लव रिटर्न्स, तो फिर नोन या फिर अननोन, रिकॉन और अनरिकॉन, है ना, यस, ये सब कुछ पूरा करने के बाद कुछ लोग उस समय मेरे इस गीत को और मेरी इस बात को समझ पाते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते। ये सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जहां से इसका जन्म होता है बारिश का, वहां से, आफ्टर फुलफिलमेंट, धरा को सुशोभित करने के बाद, पृथ्वी में तमाम सारा जीवन लाने के बाद, वंडरिंग और भटकते हुए, रेकॉन और अनरेकॉन, समवन नोटिसिंग एंड समवन नॉट नोटिसिंग, कुछ लोग नोटिस करते हैं कुछ नहीं नोटिस करते, डली विद लव रिटर्न्स, तो फिर क्या होता है, विधि प्रकार से उसी तरह से वापस क्यों, क्योंकि फिर आना होगा अगले सीजन में, तो इस तरह से वापस हो जाती हूं। तो ये बेसिकली बारिश की बात थी, जो वॉल्ट विटमैन ने बहुत ही अच्छे शब्दों में, मैं कहूं ये बहुत ही सुंदर शब्दों में, मतलब एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग में इसे कह सकता हूं, द वॉइस ऑफ द रेन, जिसे आप भी कह सकते हो द वॉइस ऑफ द रेन, रियली अ वंडरफुल पोएम गाइस, है ना। तो ये पोएम आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली एक पर्सोनिफिकेशन का और एक एक्सटेंडेड मेटाफर का बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है। तो ये थी पोएम जो गाइज आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड है,
द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन। सो थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं आपसे और अगली क्लासेस में। तब तक आप ऐसे ही अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप मुझे अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आप यहां पर मुझे कैसे फॉलो कर सकते हैं, जस्ट आप मेरा नाम सर्च कीजिएगा और यहां पर फॉलो पर क्लिक कीजिएगा। आपको अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर मेरी यूजीसी नेट की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होती हैं और इस समय यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स चल रहा है जो फैब में एग्जाम होने वाला है आपका और 1 जून में एग्जाम होने वाला है। सो उसके लिए आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। और अगर आप टीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड या फिर एमपी ग्रेड 1 जेएसएससी पीजीटी की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं यूपीएचईएससी के लिए, तो नंबर चल रहा है स्क्रीन में, उस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और ये दोस्तों जो पोएम थी तो आपके लिए काफी उम्मीद है मुझे हेल्पफुल रही होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए अपना और मुस्कुराते रहिए।